दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे पृथ्वी के निर्माण से संबंधित। पिछले 3 सेशंस हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको दिए हैं, जिसमें पहले में हमने एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात की थी और दूसरे में हमने अक्षांश देशांतर के बारे में आपको बताया था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, और वो दोनों सेशंस काफ़ी आप लोगों ने पसंद किए थे। और तीसरे सेशन में हमने बात की थी सोलर सिस्टम के मुखिया सूर्य के बारे में। उसमें हमने जाना था सूर्य से रिलेटेड विभिन्न कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा के प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाकर आप देखेंगे तो जिस टॉपिक को मैंने आपको पढ़ा दिया है उनमें से लगभग 95% क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाना है। ठीक, तो इसलिए हमारे सेशंस के साथ लगातार बने रहें। आप अगर यूपी पीसीएस 2021 की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ 2021 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी सीजीएल यूपीएसआई लेखपाल, इस तरीके की सभी वनडे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, समान रूप से सभी के लिए उपयोगी है। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे दोस्तों पृथ्वी के निर्माण के बारे में। आइए शुरू करते हैं पृथ्वी के निर्माण के बारे में क्या क्या अवधारणाएं हो सकती हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब पृथ्वी के निर्माण को लेकर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक आइडिया ऑटोमेटिकली आता है कि जो कुछ भी बनाया गया है इस जहां में, वो सब किसने बनाया है? किसी एक प्राकृतिक शक्ति ने बनाया है। फिर चाहे उसे हम ईश्वर कहें, उसे भगवान कहें, उसे अल्लाह कहें, उसे कुछ भी नाम क्यों ना दें, हम ये मान के चलते हैं कि उसे किसी पर्टिकुलर एक शक्ति ने, दैवीय शक्ति ने बनाया है। तो शुरुआती जो सिद्धांत आए उनमें तो कोई शुरू में ऐसा व्यक्ति आ ही नहीं रहा था जो क्या करे, धर्म के अन्यत्र जाकर कुछ सोचे कि पृथ्वी का निर्माण धर्म के अलावा भी कोई कर सकता है, कोई इसमें साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। वो कौन व्यक्ति था जो सबसे पहले बताया कि पृथ्वी किसी ईश्वर, किसी अल्लाह ने नहीं बनाई, जबकि किसने बनाया है? साइंस ने बनाया है। साइंस के आधारों पर, तर्कों के माध्यम से अपनी बात को साबित किया। ठीक, फिर समय चलता गया, कुछ आधुनिक विचारक आए, उन्होंने पुरानी थ्योरीज के आधार पर एकदम नई थ्योरीज को जनरेट कर दिया। अपने तर्कों के माध्यम से उन्हें कुछ हद तक सही भी साबित कर दिया, और उनमें से कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो आज भी सही मानी जाती हैं। वो तब तक सही मानी जाएंगी जब तक उन्हें गलत साबित नहीं कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, जीवन में आप तब तक गलत माने जाएंगे जब तक अपने निर्णयों को सही नहीं साबित कर देंगे। ये यहाँ से शिक्षा हम ले सकते हैं। ठीक, तो आज के टॉपिक में हम यही जानेंगे कि जो पृथ्वी के निर्माण से संबंधित बातें हैं उनको हम किस तरीके से समराइज करके पढ़ें कि हमें एक ही बार में वो चीज़ें समझ में आए। ध्यान रखिएगा, इसको अलग अलग किताबें अपने तरीके से लिखती हैं और टीचर्स भी नॉर्मली इस पर बात नहीं करता है। तो आज हम जानेंगे पृथ्वी के निर्माण से संबंधित तथ्यों के बारे में, और यहाँ के पूरा सैद्धांतिक पक्षों का हम निचोड़ आपको देंगे। देखिएगा कि जो पृथ्वी का निर्माण है इससे संबंधित 2 तरीके का हम सिद्धांत पाते हैं। एक तो ऐसा सिद्धांत जो आदि सिद्धांत है। आदि सिद्धांत का आशय यह हुआ पुराना सिद्धांत, शुरुआती सिद्धांत, जब आज की तरह हमारे तर्क और विज्ञान की शक्ति वैभवशाली नहीं थी, उस समय के जब हमारे पास संसाधनों का थोड़ा सा अभाव होता था। दूसरा सिद्धांत वह है जो आधुनिक सिद्धांत है। क्या है भैया? आधुनिक सिद्धांत। एक तरीके से हम बात करें तो कह सकते हैं ये ओल्ड आइडियोलॉजी है और ये मॉडर्न आइडियोलॉजी है। इतना समझ में आ रहा है? किसी भी चीज़ का एक वर्जन पुराना होता है और एक वर्जन नया होता है। नए वर्जन का कदापि तात्पर्य यह नहीं कि पुराने वर्जन का उसमें योगदान नहीं है। ठीक, पहले हम कंप्यूटर बड़ा वाला यूज़ करते थे, कमरे के आकार का, आज हम छोटे छोटे यूज़ कर रहे थे। इसका मतलब उस बड़े वाले से ही हम छोटे वाले का सफ़र तय किए। इन सिद्धांतों से ही हम आधुनिक सिद्धांत तक आज पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, तो आदि सिद्धांतों में मुख्यतः
हम 3 लोगों को आज पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे थेल्स के बारे में। किसके बारे में? थेल्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे एनाक्सिमेंडर के बारे में, एनाक्सिमेंडर। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाइथागोरस के बारे में, ठीक है। और आधुनिक सिद्धांतों को हम 2 भागों में बांटेंगे, जो मॉडर्न है उनको 2 भागों में बांटेंगे। देखिए, इस आधुनिक वालों में कुछ ऐसे भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी का निर्माण एक ही तारे से हुआ है, एकल तारा सिद्धांत दिया। क्या दिया? एकल तारा सिद्धांत। जैसा कि हमने एस्ट्रोनॉमी के सेशन में बताया था कि पृथ्वी का निर्माण सूर्य से हुआ है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो जरूर जाके देखें। खास करके ऐसे बच्चे जो पेट की तैयारी जिन्हें करनी है वो हमारे साथ बने रहे, क्योंकि शुरुआती सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग सेशंस दे रहे हैं आपको। एकल तारा सिद्धांत का आशय हुआ सिंगल स्टार थ्योरी, सिंगल स्टार थ्योरी, ठीक है दोस्तों। दूसरा आता है द्वैतारक सिद्धांत। द्वैतारक सिद्धांत का आशय हुआ डबल स्टार थ्योरी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, किताबें क्या है इसको ग्राफ के माध्यम से कभी बनाती नहीं है, इसीलिए आपको समझ में भी नहीं आता है, ठीक है। तो इस एक ग्राफ से, इस एक पॉइंट मात्र से आप इसमें पूछे गए क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछे कि पृथ्वी के निर्माण से संबंधित थेल्स नामक भूगोलवेत्ता के विचार किस विचारधारा के अंतर्गत आते हैं? तो ये क्या है? आदि सिद्धांत हैं या ओल्ड आइडियोलॉजी के अंतर्गत आता है। थेल्स भी आते हैं, एनाक्सिमेंडर भी आते हैं, पाइथागोरस भी आते हैं। जबकि आधुनिक विचारधारा में हम पढ़ेंगे कि 2 तरीके की थ्योरीज दी गई हैं। एक तो सिंगल स्टार थ्योरी, दूसरा डबल स्टार थ्योरी दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो आइए पढ़ते हैं आज इन्हीं के बारे में और जानते हैं इनके अंतर्गत क्या क्या ऐसी बातें हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इनसे किस तरीके के प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ओल्ड आइडियोलॉजी के बारे में, ठीक है। ओल्ड आइडियोलॉजी, ये जानने की बात है कि सबसे पहले कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने पृथ्वी के बारे में बताया, ठीक है। कौन सा ऐसा वो व्यक्ति था जिसने पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा बात की, ठीक है। तो आइए, इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया थेल्स को बताया। किसको बताया? थेल्स को बताया। थेल्स भूगोल के इतिहास में, या यूँ कहें कि ऐतिहासिक रूप से पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी का निर्माण किसी ईश्वर, किसी अल्लाह ने ना करके साइंटिफिक तरीके से हुआ है। इसके निर्माण के पीछे एक तर्क है। इन्होंने कहा पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ों का निर्माण हुआ है उसमें किसका योगदान है? जल का योगदान है, पानी का, वाटर का, ठीक है। कहे कैसे? इन्होंने कहा कि जल ही अग्नि में बदल जाता है, अग्नि ही वायु में बदल जाती है और जल, अग्नि और वायु से मिलकर इस संसार की रचना हुई है। ये किसने कहा? थेल्स ने कहा। तो थेल्स वो पहले व्यक्ति हैं भूगोल के इतिहास में जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि पृथ्वी का निर्माण जल से हुआ है, ना कि किसी दैवीय शक्ति ने किया, ठीक है। इसमें दूसरे आते हैं एनाक्सिमेंडर। एनाक्सिमेंडर को एनाक्सिमेनेज भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। एनाक्सिमेंडर ने कहा कि पृथ्वी का निर्माण वायु से हुआ है। इन्होंने एक अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया, वायु से हुआ है। वायु ही अलग अलग रूपों में बदलती रहती है और जिसके कारण से पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो भूगोल के इतिहास में एनाक्सिमेंडर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि बहुतत्ववाद से क्या है? पृथ्वी का निर्माण हुआ। जल एक तत्ववाद, उन्होंने कहा सिर्फ जल से, जबकि वायु क्या हर एक जगह शामिल है,
तो इन्होंने एक तरीके से बहुतत्ववाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, तीसरे आते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने कहा कि ना तो जल ना तो वायु, सबको किसने बनाया है? संख्या ने। जिसकी जितनी संख्या है उसने ब्रह्मांड के निर्माण में उतना ही योगदान, पृथ्वी के निर्माण में उतना ही योगदान दिया है। ठीक, ये तो क्या थे? ऐसे लोग जो कि ओल्ड आइडियोलॉजी के तहत पृथ्वी के निर्माण की विवेचना किए। अब हम जानेंगे मॉडर्न आइडियोलॉजी के तहत क्या सोचते हैं लोग, किस तरीके से पृथ्वी का निर्माण किया गया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि अद्वैतवादी विचारधारा क्या कहती है। देखिए, अद्वैतवादियों में मुख्यतः हम दो नामों को पढ़ते हैं, ये हैं कांट और लाप्लास। कौन है? कांट और लाप्लास। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोनों के दोनों क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोनों का भूगोल के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कांट ने क्या कहा? कांट तो ऐसे जियोग्राफर थे जिन्होंने कहा कि गिव मी मैटर एंड आई विल प्रूव दैट हाउ इट कैन बी मेक। इन्होंने कहा कि आप मुझे मैटर्स अवेलेबल करवाइए, मैं ये बता दूंगा कि पृथ्वी का निर्माण किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि दैवीय रूप में, अगर हम कांट की बात करें तो कांट ने कहा कि दैवीय रूप में पहले से ही ईश्वर के द्वारा क्या है? कुछ कण बने थे, कुछ पार्टिकल्स क्या थे? ब्रह्मांड में अवेलेबल थे, और समय के साथ उन पार्टिकल्स में आकर्षण बल हुआ। क्या हुआ? आकर्षण, जिसको हम सामान्यतः कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे में क्या हो गया? खिंचा हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए पार्टिकल्स इस तरीके से, इनमें एक दूसरे में क्या हो गया? खिंचा हुआ। जो ज़्यादा ताकतवर था उसने एक दूसरे वाले को खींच लिया। अब खींचने से क्या हुआ? दोनों में घर्षण हुआ। घर्षण से क्या हुआ? मोशन हुआ। तो पहली बार इन्होंने ये बताया कि इसके दौरान काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो गई, और काइनेटिक एनर्जी जनरेट होने के बाद ये सब क्या हो गए? आपस में चिपक गए, और इस तरीके से ग्रहों का निर्माण कर दिया। ये इनका मामला था। ठीक है, ये बता के चले गए। इन्होंने बताया कि दैवीय सिद्धांत के माध्यम से इस तरीके से बात बनी। ठीक, इसके बाद लाप्लास आते हैं। लाप्लास ने ये कहा कि जो ये भाई साहब बता के गए हैं दैवीय शक्ति से निर्मित हुआ, ऐसा मामला नहीं है। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक गोले के रूप में, केंद्र के रूप में सभी पिंड एकत्रित थे, और उन पिंडों में अचानक से घर्षण शुरू हो गया, और घर्षण शुरू होने के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे करके एक एक पार्ट्स उसके अलग होते चले गए। ठीक है, ये इन्होंने कहा। ठीक है, असल में दो तरीके के सिद्धांत दिए गए। मैंने बताया एक सिंगल स्टार थ्योरी है जो मानती एकल तारा सिद्धांत है, अर्थात अद्वैतवादी है। ठीक है, अद्वैतवादी ये मानते हैं कि एक ही तारे से ऑटोमेटिकली क्या है? कुछ ऐसी क्रियाएं हुई जिसके माध्यम से ग्रहों का निर्माण हो गया। उन्हीं ग्रहों में से एक पृथ्वी भी थी। तो कांट महोदय ने कहा कि दैवीय रूप से कुछ ऐसे पार्टिकल्स हमारे ब्रह्मांड में मौजूद थे जिनमें आपस में घर्षण होने लगा और ग्रहों का निर्माण हो गया। जबकि लाप्लास आए तो उनमें ये संशोधन ये करते हैं कि दैवीय रूप से ना मौजूद होकर ब्रह्मांड में ये पार्टिकल्स पहले से थे। ठीक है, गोले के रूप में थे, और उनमें घर्षण होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ? पृथ्वी सदृश ग्रहों का निर्माण हुआ। ये दो लोग बता के चले गए। कांट को याद रखिएगा, जर्मनी के थे। ठीक है, बहुत फेमस भूगोलवेत्ता हैं, आपसे पूछा जा सकता है। लाप्लास आपके फ्रांस के थे। ठीक है, अब देखिए अब हम पढ़ेंगे द्वैतवादियों के बारे में। ठीक है, द्वैतवादियों ने क्या कहा? द्वैत का मतलब डबल स्टार थ्योरी। ठीक है, इन्होंने कहा एक नहीं दो तारों ने बनाया है। द्वैतवादी विचारधारा
डबल स्टार थ्योरी। ठीक है, डबल स्टार थ्योरी क्या कहती है? इसमें मुख्यतः हम दो लोगों को पढ़ते हैं, एक तो चैम्बरलिन ठीक, और दूसरा हम पढ़ते हैं जेम्स जीन को। जेम्स जीन को, ठीक है। चैम्बरलिन ने ये कहा कि शुरू में एक तारा स्थिर था। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ चैम्बरलिन को पढ़े तो चैम्बरलिन ने कहा कि शुरू में एक तारा क्या था? स्थिर था। इसके बगल से कोई एक दूसरा तारा इससे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का क्या हुआ? गुजरा। ठीक है, अब आप स्वयं सोचिए, अगर इससे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का तारा इसके पास से गुजरेगा तो क्या होगा? उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, तो दूसरे वाले तारे के पार्ट्स को खींच लेगा। और मैंने आपको एस्ट्रोनॉमी के सेशन में बताया था कि जब पिंड बनते हैं शुरू में तो गैसियस फॉर्म में होते हैं। ठीक, और गैसियस फॉर्म में जब होते हैं तो जब कोई गुरुत्वाकर्षण बल इस पर लगाएगा तो उनका उतना पार्ट उधर उखड़ जाता है, उसमें से बाहर हो जाता है। ठीक, और बाहर होकर फिर वो घूमता रहता है। तो चैम्बरलिन भाई साहब ने ये बताया कि इनके पास इस तरीके से जब खींच लिया गया और फिर एक समय बाद ये तारा क्या है? दूर होता चला गया। जब दूर हो गया तो जो पार्ट खींचा हुआ था, मान लीजिए इतना पार्ट इसने यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स का निकाला, यहाँ से इतना निकाला, यहाँ से इतना निकाला। ठीक है, जहाँ से ऐसे घूमता चला गया, घूमा चला गया। ठीक है, तो जितना जितना निकाला जब ये चला गया तो यही क्या हुए? इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे और यही आज के क्या हैं? ग्रह। ठीक है, ये मामला समझ में आया? ठीक, ये तो चैम्बरलिन भाई साहब ने कहा। ठीक, चैम्बरलिन इतनी बात बता के चले गए। उसके बाद आए जेम्स जीन। जेम्स जीन ने कहा कि इसमें थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, लगभग आप देखेंगे चैम्बरलिन 1905 में इस थ्योरी को दिए थे। ठीक है, और उसके बाद जेम्स जीन को, जिसकी थ्योरी को टाइडल थ्योरी कहा जाता है, टाइडल हाइपोथेसिस, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परंतु मैं सारी थ्योरीज को आपको बता दे रहा हूँ। लाप्लास की थ्योरी को नेबुलर थ्योरी कहा जाता है, नेबुला थ्योरी, क्योंकि इन्होंने माना कि जिसमें ब्रह्मांड केंद्रित था उसे क्या नाम दिया? नेबुला नाम दे दिया। ठीक, कांट वाली थ्योरी को गैसियस थ्योरी या कांट कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे जेम्स जीन का सिद्धांत। जेम्स जीन ने टाइडल सिद्धांत दिया। इन्होंने ये बताया, अब करेंगे क्या? ये इनके वाले में संशोधन करेंगे। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि चैम्बरलिन ने जो दो तारे वाला सिद्धांत दिया कि एक तारा ऐसे था, दूसरा तारा इनके पास में आया और सारे ग्रह बन। कहे इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। कहे क्या परिवर्तन है भैया? कहे ये तारा पहले दूर था। कहे ठीक है। कहे फिर थोड़ा और पास आया। कहे ठीक है। कहे फिर थोड़ा क्या हो गया? और दूर हो गया। कहे तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं। ठीक है, कहे जब ये थोड़ा दूर था तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या था? कम था। ठीक है, जब कम था तो थोड़ी मात्रा में पार्ट को अपनी तरफ खींच पाया। सही बात है। कहे ठीक है, तो कहे इससे क्या हुआ? कहे इससे छोटे आकार के तारों ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, क्या हुआ? छोटे आकार के ग्रहों का निर्माण हुआ। कहे बहुत बढ़िया बात। कहे जब ये और पास आया तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इसका और बड़ा पार्ट इसने निकाला। ठीक है, तो कहे कि बड़े आकार के तारों का निर्माण हुआ। जैसे सौरमंडल का ग्रह, याद रखिएगा ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। अगर तारा मैं प्रोनाउंसिएट कर देता हूँ तब भी आप समझिए ग्रह की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो इन्होंने कहा जब पास में आया तो क्या किया इसने? ज़्यादा मात्रा में पार्ट को खींचा। गैसियस अवस्था में भाग था, उसको खींच लिया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो क्या हुआ? बड़े ग्रह बने। ठीक है, कहे जैसे कौन? जैसे बृहस्पति ना, हमारे सौरमंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, जिसमें ग्रह और तारा दोनों इसे कहा जाता है। गुण पाए जाते हैं क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, फिर कहे कि तीसरा फेज जब आया तो ये और दूर चला गया। तब कहे कि बहुत छोटे आकार के तारे बने। ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा? और कम मात्रा में ये गुरुत्वाकर्षण बल लगा पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? ठीक, तो ये थ्योरी किसकी थी? जेम्स जीन की। ठीक है, इसे कहा गया टाइडल थ्योरी, ज्वारीय सिद्धांत। क्योंकि जितना जितना पार्ट्स इसने खींचा, इसने क्या किया था? इसी को इन्होंने बांटा
कि ये क्या फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इसको बांट दिया कि पहली अवस्था में जब दूर था तो थोड़ी मात्रा में गैस को खींचा, जिसके कारण छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ। दूसरी अवस्था में जब एकदम पास आ गया तो ज़्यादा मात्रा में गैस को अपनी तरफ आकर्षित किया, जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। तीसरी अवस्था में बोलता है कि और दूर एक समय में चला गया, जिससे बहुत कम मात्रा में इसने गैसियस पार्ट को अपनी तरफ आकर्षित किया, इससे बहुत छोटे आकार के ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों पृथ्वी का निर्माण हुआ इन्हीं ग्रहों में। और पृथ्वी के निर्माण के बाद इकलौता ऐसा ग्रह जहाँ पर अभी तक जीवन की खोज की गई है कि जीवन पाया जाता है, और जीवन पाया ही नहीं जाता अपितु पूरे सौरमंडल में सबसे उन्नत अवस्था में जीवों की मनोदशा अगर कहीं पर पलती बढ़ती है तो पृथ्वी पर पड़ती होती है। ठीक है, अब पृथ्वी के बारे में अगले सेशन में हम मुख्यतः पढ़ेंगे कि पृथ्वी से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे उसकी मोशन किस तरीके से होती है, मोशन कितने प्रकार की होती है, दिन और रात कैसे होते हैं। ठीक है, क्या कारण है कि दिन कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है, हमारे यहाँ दिन होता है, किसी जगह स्थान विशेष पर रात हो जाता है। ठीक है ना, कब हमारी रातें बड़ी हो जाती हैं, लंबी लंबी रातें हो जाती हैं, कभी क्या होते हैं दिन छोटे हो जाते हैं। तो क्या कारण है इसको अगले सेशन में जानेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।